एक बार फिर से हम लोग शुरू करेंगे। रिकॉर्डिंग नहीं था चालू। तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्लास 2 होगा आज और लेटर मुगल्स होगा। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? यूरोपियंस। उसमें से टॉपिक बचा हुआ था पोर्तुगीज रूल इन द 16th एंड 17th सेंचुरी। तो पहला पॉइंट होता है ट्रेड और नेवल सुप्रीमेसी। पोर्तुगीज एक अकेला था यूरोपियन जो कि 100 साल तक सिंगल हैंडेड रूल किया था, ट्रेड किया था, जिसको बोलते हैं मोनोपोली ओवर ट्रेड। ठीक है, मोनोपोली यानी कि सिंगली ट्रेड कर रहा था, इसका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं था। अब देखिए पोर्तुगीज क्या था कि डोमिनेट कर रहा था कहाँ पे? नवल सुप्रीमेसी, यानी कि पानी जो है ओशन में ये डोमिनेट कर रहा था, सबसे पावरफुल था। किसके जरिए? आर्मडा के जरिए। आर्मडा एक परमिशन था, इसके बिना कोई भी वहां ट्रेड नहीं कर सकता था। अब देयर स्टेट गवर्नेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर स्टाडो। अब देखिए इसका जो गवर्नेंस सिस्टम था वो स्टाडो पोर्तुगीज द इंडिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोर्तुगीज स्टेट ऑफ इंडिया, के अंडर ऑर्गेनाइज किया गया था। की टेरिटरीज अंडर पोर्तुगीज रूल, तो पोर्तुगीज का रूल है तो उसमें से कुछ की टेरिटरीज था इसका। जैसे कि अगर हम लोग वेस्ट कोस्ट की तरफ आएंगे, वेस्ट कोस्ट की तरफ, तो एक हो जाता दीव, जहाँ पे पोर्तुगीज का कंट्रोल था, दमन, मुंबई, गोवा, मैंगलोर, कैलिकट और कोचिन। तो यूरोपियन में अगर हम लोग पोर्तुगीज की बात करें तो सबसे पहले कहाँ पे आया था वो? तो सबसे पहले आया था कैलिकट में आया था। कौन आया था? वास्को डिगामा आया था। दूसरी बात कि सबसे पहला फैक्ट्री कहाँ बनाया था? तो सबसे पहला फैक्ट्री बनाया था कोचिन में बनाया था। कैपिटल शिफ्ट कहाँ? सबसे पहला कैपिटल क्या था इसका? कोचिन था कि कैलिकट था? कोचीन। कोचिन था। उसके बाद कैपिटल को शिफ्ट कहाँ करता है? गोवा गोवा में में। करता है। ठीक है, गोवा में करता है कैपिटल को शिफ्ट। और अगर हम लोग ईस्ट कोस्ट की बात करें तो ईस्ट कोस्ट में इसका जो स्टैब्लिश था, एक सेंट टॉम करके जगह है, एक नागापट्टिनम है, एक हुगली है। तो वेस्ट कोस्ट हम लोग ये वाला देखे और ईस्ट कोस्ट ये वाला देख रहे हैं। अब ये ऑल्सो एक्सपेंडेड इनटू साउथ ईस्ट एशिया। अब जो साउथ ईस्ट एशिया है यहाँ पास, तो यहाँ तक ये एक्सपेंड कर चुका था। कौन? पोर्तुगीज। मिलिट्री स्ट्रेटेजी और एडमिनिस्ट्रेशन देखे, यानी कि सैन्य रणनीति और प्रशासन। तो पोर्तुगीज क्या था? गन बोट डिप्लोमेसी यूज करता था। इसका जो शिप हुआ करता था बोट, उसमें गन लगा हुआ रहता था। यूज्ड हेविली आर्म्ड शिप्स विथ कैनन्स टू असर्ट डोमिनेंस। तो जो बोट में कैनन्स लगाने वाला पहला यही यूरोपियन था। कौन था? पोर्तुगीज। अब ये इसका में क्या चला? वाइसरॉय का रोल लाया, तो वाइसरॉय का नियम लाया, तो वाइसरॉय को भेजते रहा। तो द वाइसरॉय वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोर्तुगीज एक्सपेंशन इन इंडिया। अब एक्सपेंशन, पोर्तुगीज का एक्सपेंशन हुआ इंडिया में, पोर्तुगीज फैला। तो ये किसके जरिए फैला? वाइसरॉय जो आना शुरू हुआ था, सबसे पहला वाइसरॉय कौन आया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया था। दूसरा कौन आया था? अल्बुकर्क। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क आया था। थर्ड आया था नीनो डी कुना, और डिकनी। चौथा आया था गार्सिया नारोनो। अदर ऑफिशियल्स की बात करें तो वेडोर द फडेंजा है। ये क्या करता है? ओवरसी रेवेन्यूज है, कार्गोज एंड फ्लीट डिस्पैच को देखता है। ठीक है, ये क्या है? पद है। डिक्लाइन होता 1540 के बाद। होता क्या है? इसका डिक्लाइन होता है, डिक्लाइन आफ्टर 1540। तो 1540 के बाद पोर्तुगीज गवर्नर्स फेल टू एक्सपैंड फर्दर। तो पहला गवर्नर अगर हम लोग देखें तो वो हो जाता फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। दूसरा देखेंगे तो अल्बुकर्की, अल्बुकर्क। थर्ड देखेंगे तो नीनो डी कुना, नीनो। चौथा देखेंगे तो गार्सिया डी नारोना होता है, गार्सिया। तो ये होता है क्या है, ये 1540 के बाद इसका डिक्लाइन हो जाता है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड रिलीजियस मिशंस अगर हम लोग देखें तो पोर्तुगीज का रिलेशन मोर्स अरब। पहले कौन राज कर रहा था? पोर्तुगीज के आने से पहले इंडिया में कौन था? ट्रेड कौन कर रहा था? अरब कर रहा था। तो अरब के साथ इसी का क्या है?
सहयोगी मूर्स कहलाता है। मूर्स क्या होता है? अफ्रीकन लोग होते हैं। तो मूर्स और अरब के साथ में पोर्तुगीज का रिलेशन अच्छा नहीं था, लेकिन अकबर के साथ इसका डिप्लोमेटिक टाइज अच्छा था, अच्छा रिलेशन था। 1580 में रोडोल्फो एक्वावाइवा और एंटोनियो मोन्सेरेट को भेजा गया, कहाँ? फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना में, जिसको हाउस ऑफ वर्शिप भी कहते हैं। अब देखिएगा, मल्टीपल मिशनरीज वर डिस्पैच टू आगरा एंड लाहौर। आगरा और लाहौर में मिशनरीज को भेजा गया। क्यों मिशनरीज आते क्यों है? टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। तो पोर्तुगीज लोग क्या किया ना, लाहौर और आगरा में भेजने लगा मिशनरीज को कि जाइए आप क्रिश्चियनिटी फैलाइए। दूसरा पॉइंट देखेंगे, रिलेशंस विद जहांगीर। तो स्टार्टिंग में क्या, जहांगीर मेंटेन्ड फ्रेंडली टाइज। शुरू में क्या था कि जहांगीर का पोर्तुगीज से अच्छा रिलेशन था, और पोर्तुगीज क्या किया, लाहौर में चर्च बनाया, एलिगेंट एंड स्पेसियस चर्च। ठीक है, एक भव्य चर्च बनाया, अच्छा खूबसूरत। कहाँ पे बनाया? याद रखना, लाहौर में चर्च बनाया। कौन बनाया? पोर्तुगीज। अराउंड अराउंड 20 बैप्टिज्म्स वर कंडक्टेड इन आगरा। मतलब आगरा में 20, लगभग 20 कन्वर्जन कर चुका था, 20 लोगों को ईसाई बना चुका था। ये सब क्या मेंस पॉइंट है, अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो ये सब हम लोग कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या होगा? द राइज ऑफ अदर यूरोपियन पावर्स। तो इसी टाइम 1600 के बाद क्या हो रहा था कि अदर यूरोपियन पावर्स भी राइज कर रहे थे। तो एक डच हो गया और ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया में इंटर करता है। और जो पोर्तुगीज पहले से रूल करता आ रहा था वो स्ट्रगल करने लगा सुप्रीमेसी के लिए, जिसके कारण क्या हुआ, इसका डिक्लाइन होना चालू हो गया। जब पोर्तुगीज का डिक्लाइन हो रहा था तो इसका डिस्कवर करता ब्राजील, तो सारा फोकस ये क्या करता, ब्राजील की तरफ कर देता है। अब जो यहाँ से हम लोग पॉइंट ऑफ देखेंगे तो यहाँ से मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लस प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो पोर्तुगीज में हम लोग देख रहे हैं, हाउ डिड द डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज टेक प्लेस। पोर्तुगीज का डिक्लाइन हुआ, मगर कैसे हुआ तो वो हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका डिक्लाइन 3 फेज में होता है। इसका डिक्लाइन जो है 3 फेज में होता है, 3 फेज में इसका पतन होता है। पहला फेज में हम लोग देखेंगे तो 1612 में ब्रिटिश आता है और पोर्तुगीज को पीटता है। तो 1612 में ब्रिटिश हराता है पोर्तुगीज को। तो उस बैटल का क्या नाम है? उस बैटल का नाम है स्वाली होल, बैटल ऑफ स्वाली होल। तो बैटल ऑफ स्वाली होल इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कब हुआ था? तो 1612 में हुआ था। उसके बाद जब पोर्तुगीज ब्रिटिश के हाथों हार जाता है तो बोलता ले भाई, 1662 की बात है, अब तू बॉम्बे भी रख ले। ठीक है, तो 1662 में बॉम्बे भी पोर्तुगीज ब्रिटिश को सौंप के चला जाता है। सेकेंड फेज में क्या होता है कि 1630 से 1632 का वास्ता है, शाहजहां के द्वारा इसका क्या होता है, हार होता है। कहाँ पे होता है? तो बंगाल के हुगली में। होता क्या है कि पोर्तुगीज क्या करता है कि शाहजहां की जो दासी होती है उसको पकड़ लेता है, कैदी बना लेता है। इसको पता नहीं था पोर्तुगीज को कि किसका जहाज को हम लोग पकड़ रहे हैं। तो पोर्तुगीज क्या करता है, शाहजहां की दासी को कैदी बना लेता है, जिसके चलते शाहजहां जो है इसका आक्रमण करता है। और 1630 से 32 में शाहजहां पोर्तुगीज को बंगाल से भगा देता है, मतलब बंगाल से खाली करवा देता है। और 1663 में लोस्ट मालाबार कोस्ट टू द डच। डच से क्या हारता है? मालाबार कोस्ट। तो मालाबार कोस्ट कहाँ पे होगा बता सकते हैं आप लोग? ये अगर इंडिया है तो मालाबार कोस्ट कहाँ पे होगा? केरला का तरफ होगा, ये केरल वाला की कोस्ट। वेस्ट तरफ। तो सर मालाबार पेन को वाइट कोस्ट, ले लीजिए सर, पेन। हाँ ले लेंगे ये है। उसके बाद क्या हो, यहाँ पे दिख रहा है ना येलो वाला। तो उसके बाद क्या होता है, थर्ड फेज की बात करें तो 1741 की बात है। इसमें मराठा के अगेंस्ट हारता है पोर्तुगीज, जिस समय पेशवा का शासन था। तो मराठा से जब हारता है तो वो दो चीज हारता है, एक बसीन हारता है, दूसरा सॉल्सेट हारता है। तो अगर आप लोगों को लास्ट क्लास याद होगा तो बसीन और सॉल्सेट कहाँ पे है ये आप मैप में विजुअलाइज कर सकते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं लगना चाहिए कि बसीन क्या है, सॉल्सेट क्या है।
तो बसीन और सोलसेट को हराया। कौन? मराठा हराया पोर्तुगीज को। उसके बाद 1947 के बाद अगर हम देखें, जब हम लोग को आज़ादी मिला, तो 1961 और 62 की बात है। ऑपरेशन विजय करके हम लोगों का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन विजय, जिसमें पोर्तुगीज को फाइनली इंडिया छोड़ना पड़ा। ये 4 पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? पहला, ब्रिटिश मारता है पोर्तुगीज को। दूसरा, शाहजहां मारेगा, मुगल मारेगा। तीसरा, मराठा मारेगा। ब्रिटिश मारेगा तो स्वाली होल करेगा 1612 में। शाहजहां मारेगा 1630 से 32 में। डच मारेगा 1663 में। और मराठा मारेगा 1741 में। कहाँ से? बसीन और सोलसेट खाली करवाएगा। अब हम लोग मैप देखेंगे, तो यहाँ से एक बार फिर से आप लोगों को विजुअलाइज करवाते हैं। दीव, अगर हम लोग देखेंगे दीव, तो दीव जो है, दीव का एरिया ये वाला है। कलर विजिबल नहीं है क्या? दीव का जो एरिया है, कीजिए ना, दीव। रेड रेड ठीक। डार्क। हाँ तो ठीक है ये। जो दीव होगा, दीव मेरा गुजरात के पास होगा। दीव के बाद अगर हम दमन की बात करें, तो दमन दमन भी गुजरात में होगा, बट वेस्ट कोस्ट वाला रीजन में, यहाँ पे होगा। उसके बाद बसीन, बसीन और बॉम्बे में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन सबसे पहले आएगा? बसीन आएगा, उसके बाद बॉम्बे आएगा। ठीक है। और बसीन और बॉम्बे के बीच में आएगा सॉल्सेट। 3 2 5 हम लोग देखें। गोवा यहाँ पे आएगा। गोवा के बाद आएगा मैंगलुरु, मैंगलोर। मैंगलोर के बाद कन्नौर, कन्नौर के बाद कैलीकट, कैली के बाद कोचीन पढ़ना है, कोचीन के बाद कोल्लम पढ़ना है। तो ये सब हिस्ट्री में हम लोगों को मैप में याद रखना होगा। ईस्ट कोस्ट की तरफ अगर हम लोग जाएं, तो सबसे पहले टूटीकोरिन याद रख लें। लास्ट जेपीएससी में टूटीकोरिन आया था ज्योग्राफी में। तो टूटीकोरिन यहाँ पे होगा। नागापट्टिनम याद रखना है, नागापट्टिनम। नागापट्टिनम के बाद हम लोगों को याद रखना है एक मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम के बाद ये हुगली वाला हम लोग याद रख सकते हैं। तो फिलहाल दमन, दीव, सॉल्सेट याद रखना है। अभी जितना भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये सब मेंस लेवल में है। अगर पोर्तुगीज को देखें, तो उसका इम्पैक्ट क्या था? इम्पैक्ट ऑफ पोर्तुगीज ऑन इंडिया। ठीक है, पोर्तुगीज इंडिया में रहा तो क्या प्रभाव पड़ा इंडिया में? तो सबसे पहला जो प्रभाव पड़ा वो पॉलिटिकल पड़ा है। दूसरा मिलिट्री। थर्ड इकोनॉमिक। और चौथा कल्चरल, जिसको बोलते हैं राजनीतिक प्रभाव पहला। दूसरा सैन्य प्रभाव, आर्थिक प्रभाव और सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा। तो वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं। इम्पैक्ट ऑफ पोर्तुगीज ऑन इंडिया में पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहला पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल में आता है कि पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हुआ, वाइसरॉय का सिस्टम लाया गया, वाइसरॉय लाया। तो वाइसरॉय लाने से क्या होता है कि सेंट्रलाइज्ड कर दिया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को। पॉलिटिकली क्या किया? कैपिटल बनाया किसको? गोवा को। सबसे पहला कैपिटल कौन था? कोचिन था। मगर पॉलिटिकली क्या, जब ट्रेड कर रहा था तो कैपिटल तो कोचिन को बना कर रखा था, मगर जब इसको पॉलिटिकली आना हुआ तो कैपिटल बनाता है गोवा को। दूसरा, पॉलिटिकली स्टेबल होने के लिए, मजबूत होने के लिए क्या किया? नेवल सुप्रीमेसी डेवलप किया ओवर इंडियन ओशन। ठीक है, इंडियन ओशन में जिसका कब्जा होगा उसी का कब्जा इंडिया में भी होगा। दूसरा पॉइंट, मिलिट्री की बात करें हम लोग, तो मिलिट्री में पोर्तुगीज क्या किया? सबसे पहला पॉइंट, ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया, जिसको ब्लू वाटर नेवी भी कहते हैं। दूसरा, ये जब अपना सीप लेके आता था तो सीप में गन लगा हुआ रहता, कैनन्स, तो गन बोट डिप्लोमेसी चलाया। थर्ड वन, मल्टी डेक्ड शिप्स लाया, यूज ऑफ कैनन्स ऑन शिप्स किया। देखिए क्या है कि मल्टी डेक्ड शिप लाया, इसका मतलब कि शिप में जो है मल्टीपल फ्लोर्स था, 1 तल्ला, 2 तल्ला, 3 तल्ला इस टाइप का, और उसमें कैनन्स लगा हुआ रहता था, तो दूर से ही किसी को भी मार सकता था। सर चौथा हिंदी में यूज, कीजिए ना सर। हिंदी में भी कर देंगे। चौथा, यूज ऑफ कैसल्ड प्रो एंड स्टन लाया। देखिए ये सब वर्ड है, इसको इंग्लिश में याद रखना। कैसल, प्रो एंड स्टन का मतलब क्या होता है, यहाँ देखेंगे। प्रो मतलब होता है फ्रंट पार्ट ऑफ शिप, जो जहाज है उसका फ्रंट वाला हिस्सा। स्टन का मतलब होता है पिछला हिस्सा। और कैसल्ड का मतलब होता है बिल्ट लाइक अ स्मॉल फोर्ट, मतलब कि
छोटा किला टाइप का बना हुआ। तो ये जीता जागता जो है ना फोर्ट, मतलब पानी के ऊपर में तैर रहा है। उसके बाद यूज ऑफ बॉडी आर्मर। बॉडी आर्मर का मतलब होता है जो बचाव वाला नहीं होता है, शील्ड, वो हो गया। उसके बाद मैच लॉक मैन। मैच लॉक मैन क्या होता है, ये एक नजर आ रहा होगा बंदूक, तो ये पहले का मैच लॉक मैन है, हथियार मैच लॉक जिसको कहते हैं। उसके बाद आता है सिस्टम ऑफ ड्रिलिंग ग्रुप्स ऑफ इन्फेंट्री। ठीक है, ये होता क्या है, ट्रेनिंग सोल्जर्स होता है जो कि ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में लड़ता है। तो वो सिस्टम डेवलप किया कि अब ग्रुप में लड़ना है। इसका हिंदी यहाँ पे है, समझा तो दिए हैं हम लोग। उसके बाद आते हैं हम लोग इकोनॉमिक। पहला दूसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट जो कि इकोनॉमिक हो जाता है, और चौथा पॉइंट होता है सोशियो कल्चरल। इकोनॉमिक मतलब यह होता है आर्थिक व्यवस्था। तो अगर हम लोग आर्थिक व्यवस्था में देखेंगे तो ट्रेड एंड कॉमर्स लाया ये। पोर्तुगीज क्या लाया, ट्रेड एंड कॉमर्स लाया। प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश किया। बाइबल को ट्रांसलेट किया, और एक कैश क्रॉप डेवलप किया। कहाँ से, क्या किया, टोबैको कौन लाया, पोर्तुगीज लाया। पोटैटो कौन लाया, पोर्तुगीज लाया। कॉर्न कौन लाया, पोर्तुगीज लाया। मक्का, टोमेटो कौन लाया, मक्का। तो ये सब लाने वाला कौन है, पोर्तुगीज है। सोशियो कल्चरल अगर हम लोग देखें, सोशियो कल्चरल मतलब सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव। तो सती प्रथा का अंत कौन किया, पुर्तगाली किया है। पहला पॉइंट सोशियो कल्चरल अगर हम लोग देखें, सामाजिक कार्य, तो सती को खत्म किया। दूसरा, इंडो पोर्तुगीज कल्चर डेवलप किया। थर्ड, क्रिश्चियनिज्म मतलब क्रिश्चियनिटी फैलाया है। किसके जरिए, संत फ्रांसिस जेवियर। यहां देखिएगा, क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड किया जो कि संत फ्रांसिस जेवियर के अंडर में हुआ है। कॉन्वेंट स्कूल बनाया। एक आर्किटेक्चर बनाया जिसका नाम है आइबेरियन स्टाइल। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रांसिस जेवियर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है प्री के व्यू से। सती हो जाता है, और यहाँ इकोनॉमिक वाला सारा प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। तो आर्किटेक्चर डेवलप किया जिसका नाम है आइबेरियन स्टाइल। ये इंडियन कोस्टल आर्किटेक्चरल स्टाइल है। आर्ट ऑफ द सिल्वर स्मिथ एंड गोल्ड स्मिथ डेवलप किया। आइबेरियन स्थापत्य शैली, गोवा और तटीय क्षेत्रों में पुर्तगाली वास्तुकला का प्रभाव देखा जाता है। चांदी और सोने के कारीगरों की कला है, जैसे कि आभूषण निर्माण की पारंपरिक शिल्पकला को बढ़ावा मिला है। ये सब करके चांदी और सोने के कारीगरों की कला डेवलप किया है। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पॉइंट जो कि हो जाता है राइज एंड फॉल ऑफ मुगल्स। राइज एंड फॉल ऑफ मुगल्स। जब राइज एंड फॉल ऑफ मुगल्स हो रहा था, फॉल ऑफ मुगल्स, तो एडवांटेज किसको मिलता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलता है। कैसे मिलता है, अगर हम लोग 1192 की बात करें और 1526 के बीच में, तो ये टाइम था दिल्ली सल्तनत का। एक चीज तो बहुत ही अच्छे से आप लोगों को याद रखना है, ये जो टाइम लाइन होता है वो आप लोगों को याद रखना है, इससे पूरा हिस्ट्री जो है ना एक जगह रहेगा। तो 1192 से 1526 वाले टाइम को क्या बोलेंगे, दिल्ली सल्तनत बोलेंगे। और 1526 में जब मुगल स्टार्ट हुआ तो 1526 से लेकर 1707 तक मुगल्स का टाइम होता है, वो भी पावरफुल मुगल्स का। तो मुगल्स में क्या क्या होता है, जो पावरफुल शासक रहे हैं, सबसे पहला बाबर, दूसरा हुमायूं, थर्ड अकबर, चौथा में आता है जहांगीर, पांचवा में आता है शाहजहां, और सातवां में आता है औरंगजेब। तो ये हो जाता मेरा पावरफुल मुगल्स का लिस्ट। जब हुमायूं शासन कर रहा था उसके दौरान क्या होता, अफगान इंटररेगनम होता है। अफगान इंटररेगनम का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे तब तक। चलिए, अफगान इंटररेगनम का मतलब होता है 1540 से 1555 का बात है, जो कि सुर डायनेस्टी के लिए कहलाता है। तो जब बाबर फाउंड किया, बाबर मुगल एम्पायर को कब फाउंड किया,
कब बनाया? 1526 में। बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं था। उसके बाद कौन बना? हुमायूं बना एम्पेरर। तो हुमायूं को कौन डिफीट करता है? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी आता हुमायूं को डिफीट करता है। और जो शेरशाह सूरी था ये अफगान लीडर था। शेरशाह सूरी वॉज अ अफगान लीडर। बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ कन्नौज में शेरशाह सूरी हुमायूं को डिफीट करता है। हुमायूं को हराने के बाद शेरशाह सूरी क्या करता है? सूरी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करता है और नॉर्थ इंडिया में रूल करता है 1540 से 1555। इसी पीरियड को अफगान इंटररेगनम कहा जाता है, टेम्पररी रूल बाय अफगान्स बिटवीन मुगल रूल। तो इसी को हम लोग अफगान इंटररेगनम कहते हैं। 1707 तक कौन था? मुगल था। मगर 1707 के बाद क्या होता है? लेटर मुगल्स आता है। हिंदी में क्या बोलेंगे सर? अफगान इंटररेगनम। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? रूल बोलेंगे, वही है। तो 1707 के बाद 1707 से, एक मिनट रुकिएगा, आवाज आ रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक, समझ आ रहा है कि ऊपर ऊपर पार हो रहा है? आ रहा है। हिंदी मीडियम वाले का दिक्कत होगा सर, हिंदी में रहता नोट तो ठीक रहता। हिंदी में तो नोट्स है पूरा का पूरा, हम्म। बस समझा हम इंग्लिश वाला में रहे। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास से हिंदी में ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे क्या हम लोग पढ़े? 1707 से 2025, मतलब अभी तक क्या होगा ना, 1761 में क्या था? राइज ऑफ द मराठास हुआ था। ठीक है, 1761 में मराठा का उदय होता है। 1707 से 1857 तक लेटर मुगल्स चलता है। और यूरोपियंस उसी टाइम क्या हो रहा था कि यूरोपियंस का स्ट्रगल चल रहा था सत्ता पे आने के, ताकतवर बनने में। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत हो रहा है? हिंदी इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है। तो दिल्ली सल्तनत हिंदी में दिल्ली सल्तनत लिखेंगे, बाबर को बाबर लिखेंगे, मुगल को मुगल लिखेंगे। क्या दिक्कत हो रहा है? सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। कोई डिफिकल्ट वर्ड हो गए जैसे इंग्लिश में बोलते हैं उसको हिंदी में बस बोल दीजिए, काफी। वो तो कर ही रहा है। अब जैसे इंटररेगनम था तो वो उसका रूल होता है। इंटररेगनम का मतलब होता है कि जैसे दो टाइमिंग पीरियड, दो राजाओं का जो पीरियड होता है उसके बीच एक में जो टाइम पे दो राजाओं रोल का राज। करता है, एक टाइमिंग पीरियड, हाँ उसी चीज को बोला गया। और दो पीरियड के बीच में वो राज करते बस हैं ना, इसलिए। तो अब देखिए क्या हम लोग देखेंगे कि द राइज एंड फॉल ऑफ द मुगल्स। मुगल का राइज हो रहा है और फॉल ऑफ द मुगल्स, ये हम लोग देखें कि जिससे किसको फायदा मिला? ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा मिलता है। तो पहला मुगल एम्पायर कब से कब चला? 1526 में आया था बाबर, 1857 तक चला। 1526 में बाबर एस्टैब्लिश्ड मुगल एम्पायर। किसको हराया था? इब्राहिम लोधी को हराया था। बाबर आता है, इब्राहिम लोधी को मारता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। सक्सेसिव रूलर्स अगर हम देखें तो बाबर 1526 से 1530 तक, हुमायूं 1530 से 40, फिर 1555 से 56 तक आता है। अकबर 1556 से 1605। जहांगीर का शासन कब चलेगा? 1605 से 28 तक चलेगा। ठीक है, शाहजहां का 28 से 58 तक चलेगा। और मेन जो आता है औरंगजेब, 1658 से लेकर 1707 तक। औरंगजेब के बाद ही लेटर मुगल्स का दौर चालू होता है और मुगल डिक्लाइन करता है। मुगल डिक्लाइन एंड राइज ऑफ द मराठास, मतलब मुगल डिक्लाइन किया, कमजोर हुआ। तो ये अगर ऐसा बोला जाए कि मुगल डिक्लाइन कर रहा, तो इसको हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि मराठा राइज कर रहा। मुगल डिक्लाइन कर रहा है, इसका मतलब है कि मराठा राइज कर रहा है। तो 1707 से 1761 तक का टाइम होता है मराठा का। 1707 में जब औरंगजेब का मृत्यु हुआ तो मुगल पावर क्या हो गया? कमजोर हो गया। और मराठा निकल के आया एक डोमिनेट चैलेंजर, मतलब कि अब ये कॉम्पिटिटर
डोमिनेंट हो गया था, मतलब कि अब क्या है ना, मराठा मजबूत हो गया था, किसी को भी कॉम्पीट कर सकता था। तो इसका जो इन्फ्लुएंस हो रहा था, मराठा का प्रभाव वो बढ़ रहा था। 1761 में मुगल डिक्लाइन एक्सेलरेट हो जाता है, मतलब कि मुगल का पूरा डिक्लाइन हो जाता है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में कौन आता है? अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड मराठा। 1761 में क्या होता है? मराठा का भी डिक्लाइन हो जाता है। यहाँ मुगल लिख दिया। यूरोपियन एंट्री एंड स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी देखेंगे हम लोग, तो ये वाला पॉइंट देखेंगे हम लोग। 1498 में कौन आता है? वास्को डी गामा। डच कब आता है? ये सब याद रखना है। 1605 में। अगर क्रोनोलॉजिकली पूछ दिया जाए कि कौन कौन सा यूरोपियन कब कब आया है, तो सबसे पहले आता है पोर्तुगीज, दूसरा आता है डच, तीसरा आता है इंग्लिश 1608 में, और फ्रेंच सबसे लास्ट आता है 1668 में। ठीक है। इंडिया, अभी हम लोग क्या देख रहे थे? इंडिया इन द 16th सेंचुरी देख रहे थे हम लोग। अब हम लोग देखेंगे इंडिया इन द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी का मतलब क्या होता है ना, मान लेते ये 1600, मान लेते 1599 है, तो 1599 जो है अभी ये क्या चल रहा है? 16th सेंचुरी चल रहा है। मगर जैसे ही ये 1600 आता है, तो 1600 से एक भी दिन अगर आगे बढ़ेगा ना, 1600 एक भी दिन आगे, तो वो हो जाएगा 17th सेंचुरी स्टार्ट हो गया। तो 1600 के बाद होता क्या है कि पीरियड ऑफ मुगल कंसोलिडेशन। इसका मतलब क्या है कि 1600 के बाद मुगल का कंसोलिडेशन चालू हो जाता है, मुगल जो है मजबूत होने लगता है, इसका पावर जो है बढ़ने लगता है, जिसके कारण क्या होता है? एक्सपैंड करता है, मुगल का एक्सपेंशन होता है, विस्तार होने लगता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जब मुगल का विस्तार हो रहा है, तो रीजनल स्टेट्स को वो अपने अंदर ले रहा है। जैसे कि मान लेते हैं छोटा छोटा शहर है, तो छोटा छोटा शहर को, ये एक छोटा शहर है, ये एक छोटा शहर, ये एक छोटा शहर, ये छोटा शहर, ये छोटा शहर। अब इसको क्या करेगा? इसका कंट्रोल में ले आएगा। ये रीजनल स्टेट्स था, तो इसको कंट्रोल में कौन ले लिया? मुगल। तीसरी, मर्केंटलिज्म फेज चल रहा था यूरोपियन का, व्यापार चल रहा था तीसरी तरफ। अगर हम लोगों को लेटर मुगल्स का रोल समझना है और राइज ऑफ रीजनल स्टेट सेम टाइम में, तो हम लोगों को क्या करना होगा? तो ये क्या हुआ था? सबसे पहले हम लोग को पढ़ना होगा ब्रिटिश के बारे में। अभी हम लोग लास्ट स्लाइड में पढ़े थे 17th सेंचुरी, अब हम लोग पढ़ेंगे इंडिया इन 18th सेंचुरी। 1707 के बाद होता क्या है कि मुगल, लेटर जो मुगल रहता है वो पावर में आता है। 1707 तक तो औरंगजेब था, जैसे ही औरंगजेब का मृत्यु होता है 1707 में, उसके बाद क्या होता है? लेटर मुगल्स का दौर चालू होता है। अभी तक जो मुगल्स पढ़ते हैं हम लोग 1526 से लेकर 1707 तक, वो सब पावरफुल मुगल्स के नाम से जाना जाता है। मगर 1707 को हम लोग, वहां से जो मुगल्स आते हैं वो लेटर मुगल्स के नाम से जाने जाते हैं, वो सब वीक मुगल्स हैं। तो 1707 के बाद लेटर मुगल्स आते हैं और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी चलता है सूबादार्स का। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि जो सूबादार्स होते हैं उसका शासन चलने लगा, अपना अपना क्षेत्र में अपना अपना रूल चलेगा। सेम टाइम में रीजनल स्टेट्स डेवलप हो रहा था, दूसरी तरफ यूरोपियन का सुप्रीमेसी चल रहा था, एक तरफ ब्रिटिश का, दूसरी तरफ फ्रेंच का। इंडिया इन द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में भारत, बाद के मुगल यानी कि लेटर मुगल्स, क्षेत्रीय राजा, रीजनल स्टेट्स, और यूरोपीय प्रभुत्व यानी सुप्रीमेसी। लेटर मुगल्स का दौर कब से रहा? 1707 से लेकर 1857 तक। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, और औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद से क्या होता है कि मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगता है। अब ठीक है हिंदी वाला। जी सर। कि उसके बाद होता है क्या है? केंद्रीकरण कमजोर हुआ, जिससे क्षेत्रीय राज्यों को स्वायत्तता मिल गई। यानी क्या होता है ना,
वीक सक्सेसर जो था, अब सक्सेसर क्या होता है? जो राजा है उसके बाद जो राजा बनेगा उसको सक्सेसर बोलते हैं। तो वीक सक्सेसर जो था लेटर मुगल्स को हम लोग वीक सक्सेसर बोलते हैं, क्योंकि औरंगजेब के बाद कोई अच्छा सक्सेसर आया ही नहीं है जो मुगल्स को संभाले। तो ये सब वीक सक्सेसर था। तो ये स्ट्रगल किया, अपना जो पावर है उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। दूसरा, राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स मतलब क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, प्रांतीय स्वतंत्रता हुआ, सूबेदार यानी गवर्नर्स, यानी प्रांतीय शासकों ने स्वतंत्र शासन शुरू कर दिया। अब जब इन लोग कमजोर हो गया राजा लोग, तो जो जो गवर्नर था बना के रखा था मुगल्स लोग, उन लोग खुद अपने पावर में आ गया, बोला कि नहीं हम लोग खुद शासन करेंगे। जिसमें से इमर्जिंग स्टेट्स आता है, जैसे कि उभरती हुए क्षेत्रीय राज्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बंगाल। जब मुगल कमजोर हुआ तो बंगाल जो है वो अपना अलग इमर्जिंग स्टेट्स बना कि हम अपना खुद बंगाल को चलाएंगे। हैदराबाद आया, हैदराबाद, उसके बाद अवध आता है, मैसूर आता है, उसके बाद मराठा आता है। तो जो बंगाल, हैदराबाद, अवध, मैसूर और मराठा जो इससे पहले मुगल के अंडर में काम कर रहे थे, अब इन लोग क्या बोले कि अब हम लोग खुद अपना स्टेट को चलाएंगे। सत्ता का संघर्ष बढ़ा, जिससे बाहरी शक्तियों को हस्तक्षेप आसान हुआ। अब देखिए क्या हुआ कि अब सब अलग अलग हो गया, फ्रेगमेंट हो गया, मतलब टूट गया। इससे पहले मुगल अकेला रूल कर रहा था तो वो मजबूत था, मगर जब ये सब अलग अलग हुआ, बंगाल, हैदराबाद, अवध, मैसूर, मराठा अलग अलग राज करने लगा, तो बाहरी जो अंग्रेज लोग थे उसको क्या हुआ कि वो मजबूत होने लगे। यूरोपियन सुप्रीमेसी को अगर हम लोग देखें, यानी यूरोपीय प्रभुत्व को, तो ब्रिटिश और फ्रांसीसी भारत में व्यापार और शक्ति के लिए संघर्ष करने लगे। आर्थिक नीतियां बदली, जिससे यूरोपीय व्यापारियों को लाभ हुआ। ब्रिटिश विस्तार, मुगल नियंत्रण कमजोर पड़ने के कारण तेज हुआ। ब्रिटिश का विस्तार कैसे होता? जब तक मुगल पावर में था, ब्रिटिश अपनी क्या था, दब के था। जैसे ही मुगल कमजोर हुआ तो ब्रिटिश फैलने लगा। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस अगर हम लोग देखें तो द वीक मुगल रूल एंड रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएटेड एन ओपनिंग फॉर द ब्रिटिश कंट्रोल। तो ये जो कमजोर मुगल शासन था और क्षेत्रीय में बीच में जो आपस में इन लोग खुद लड़ रहा था, संघर्ष चल रहा था, उससे क्या होता है, ब्रिटिश को एक ओपन मिलता है, ब्रिटिश को इंटर करने का मौका मिल जाता है। 1707 को अगर हम लोग बोले, देखिएगा 1707, तो इसको कौन सा सेंचुरी बोलेंगे हम लोग? कौन सा शताब्दी चल रहा कौन? 18वीं। तो पोस्ट औरंगजेब यानी कि औरंगजेब के बाद 18वीं शताब्दी, औरंगजेब के बाद, ठीक है, औरंगजेब के बाद यानी कि 18वीं शताब्दी में होता क्या है, 1700 के बाद, 1700 ईस्वी के बाद मुगल का डिक्लाइन होना चालू हो जाता है, यानी 1707 के बाद। अब जब मुगल डिक्लाइन कर रहा था तो वो दिल्ली तक ही सिमट के रह जाता है और मुगल का डिसइंटीग्रेशन होने लगता है, यानी मुगल टूटने लगता है। दूसरी तरफ रीजनल स्टेट्स भी एक्सपैंड कर रहा था, व्यापार भी बढ़ रहा था यूरोपियन का। रीजनल स्टेट्स में अगर हम लोग देखें तो क्या क्या पढ़े हम लोग, एक बंगाल है रीजनल स्टेट्स, दूसरा गुजरात है, दिल्ली है, आगरा है, हैदराबाद है। तो इन सब स्टेट्स में क्या हो रहा था, ये सारे रीजनल स्टेट्स है, जिसको हम बोलते हैं क्षेत्रीय राज्य, है ना। औरंगजेब के बाद भारत, यानी कि 1707 के बाद, 1707 के बाद होता क्या है, वीक मुगल लीडरशिप एंड प्रोविंशियल इंडिपेंडेंस होता है, यानी कि कमजोर मुगल का नेतृत्व चलता और प्रांतीय स्वतंत्रता। तो सबसे पहला आता बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम का शासन चलता है 1707 से लेकर 1712। के पास साम्राज्य की नीतियों को लागू करने की सैन्य शक्ति की कमी थी। अब देखिए बहादुर शाह वन जो था उसके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं था,
दूसरा, रिसर्जेंस ऑफ रीजनल आइडेंटिटीज, क्षेत्रीय पहचान का पुनरुत्थान होता है 1707 से 1761। इसमें कौन कौन आ जाता है? रीजनल आइडेंटिटीज क्या क्या हम लोग पढ़े? मराठा आएगा, गुजरात आएगा, बंगाल आएगा, ये सब इसका क्या होता है? री इमरजेंस होता है। थर्ड, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है मुगल कोर्ट में, मुगली कोर्ट में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, आंतरिक संघर्ष होता है। जैसे कि मुगल दरबार में गुटबाजी बढ़ गई और दरबारी कुलीन के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। राजनीतिक अस्थिरता और उत्तराधिकारी संघर्षों ने साम्राज्य की शासन क्षमता को और कमजोर कर दिया। तो मुगल आपस में ही, जो दरबार में नोबल्स लोग थे, उन लोग खुद लड़ने लगे, जिससे क्या हुआ? मुगल कमजोर हो गया। ये वाला स्लाइड वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ हाउ द राइज ऑफ प्रिंसली स्टेट्स टुक प्लेस। प्रिंसली स्टेट मतलब क्या हुआ? जो छोटा छोटा राजवाड़ा जो राज्य कर रहा था ना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसली स्टेट्स। तो मुगल एम्पायर वीक कब होता है? 1707 के बाद 18th सेंचुरी में इसका पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन होता है। लेटर मुगल्स क्या था? बहुत ही कमजोर था, जिसके चलते इमरजेंस ऑफ रीजनल किंगडम्स होता है। अगर मुगल शासक कमजोर होता है नहीं तो ये रीजनल किंगडम्स का इमरजेंस होता ही नहीं। तो इसको हम लोग 3 पॉइंट में देखेंगे। तो एक होता है सक्सेसर स्टेट, जिसको बोलते हैं उत्तराधिकारी राज्य। दूसरा होता है इंडिपेंडेंट स्टेट, और थर्ड हो जाता है न्यू स्टेट्स। अब यहाँ पे याद रखने की, सक्सेसर स्टेट में कौन कौन आता है, इंडिपेंडेंट में कौन कौन आता है, और न्यू स्टेट्स में कौन कौन आता है। तो सक्सेसर स्टेट का मतलब हो जाता है उत्तराधिकारी राज्य। और इसका असल मीनिंग क्या होता है ना, ये ओरिजिनली क्या था? मुगल का पार्ट था। जैसे हैदराबाद, कर्नाटक, बंगाल और अवध, ये चारों क्या था? मुगल का ही पार्ट था, मुगल के कंट्रोल में था। मगर जैसे ही मुगल कमजोर हुआ तो ये सक्सेसर स्टेट के रूप में उभर के आया। दूसरा, इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इसमें मराठा, सिख और अफगान आते हैं। मुगल कमजोर हुआ, मराठा मजबूत हुआ, सिख आया, अफगान आया। ये तीनों इंडिपेंडेंट स्टेट्स है, इसमें पहले मुगल का कंट्रोल नहीं था। और एक आता न्यू स्टेट। न्यू स्टेट में 3 है, मैसूर, केरला, राजपूत। मुगल के खत्म होने के बाद मैसूर, केरला और राजपूत न्यू स्टेट्स के तौर पे आते हैं। बहादुर शाह 1 एंड मुगल फ्रेगमेंटेशन। अब देखिए क्या है कि हम लोग इंटर कर चुके हैं लेटर मुगल में, लेटर मुगल में इंटर किया है। तो लेटर मुगल में जब औरंगजेब का मृत्यु होता है तो उसके बाद जो पहला राजा आता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि है बहादुर शाह 1 का रूल। तो बहादुर शाह 1 का रूल होता है 1707 से 1712 के तक। कब होता है? 1707 में, जैसे ही औरंगजेब का डेथ होता है 1707 में, तुरंत बनता है बहादुर शाह 1। बहादुर शाह 1 बना 1707 में, तो वो 5 साल तक रूल करता, 5 साल तक, 1712 तक। अब क्या, ये जब थ्रोन में आता है सत्ता में, तो ये इसका भाई था जिसका नाम था आजम शाह। आजम शाह को मारता है और बहादुर शाह खुद सत्ता में आता है। अब इसको सबसे वीक रूलर कंसिडर किया जाता है। बहादुर शाह 1 जाट्स, मराठा, सिख्स और राजपूत को आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही। अच्छा, ठीक है। बहादुर शाह 1 क्या होता है? फेस करता है रीजनल पावर्स के राइज को। तो बहादुर शाह 1 के टाइम से ही क्या है ना, रीजनल पावर्स जैसे ही बोल रहे हैं तो आप लोगों को याद आना चाहिए कि जो छोटा छोटा रजवाड़ा है, जैसे कि जाट्स, मराठा, सिख्स, राजपूत, ये सब क्या हुआ? इसका उदय को ये फेस कर रहा था, देख रहा था बहादुर शाह 1, इसी के टाइम पे हो रहा था। अब ये क्या हुआ कि एक जागीर लैंड ग्रांट्स करता है। जागीर लैंड ग्रांट्स फर्दर वीकेंड इंपीरियल। जो जागीर लैंड ग्रांट्स हुआ करता है उससे ये और कमजोर हो जाता है। जागीर लैंड ग्रांट्स क्या होता है?
जो भूमि होता है, ज़मीन होता है, वो क्या होता है कि जागीरदारी सिस्टम, नोबेल जो होता है ना इसका सलाहकार, उन लोगों को दे देता है। खुश हुआ, चलो ये ज़मीन तुम ले लो, वो वाला सिस्टम। इसका एक जुल्फ़िकार नाम का एक वज़ीर हुआ करता था। क्वेश्चन सीधे आता है कि बहादुर शाह 1 का वज़ीर कौन था? तो बहादुर शाह 1 का वज़ीर जुल्फ़िकार खान था। देखिए बहादुर शाह 1 राजा ज़रूर था नाम का, मगर इसका जो एक्चुअल पावर होल्ड करता था वो जुल्फ़िकार खान था, इसका वज़ीर। बहादुर शाह 1 टॉलरेंट एटीट्यूड का था, यानी कि सहनशील दृष्टिकोण अपनाता था, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता था। अब क्या छत्रपति साहू को ये रिहा किया? छत्रपति साहू को औरंगजेब पकड़ के रखा था, जिसको क्या करता है, छत्रपति साहू को रिहा कर देता है, रिलीज करता है, और गुरु गोविंद सिंह को मनसब दिया। मनसब मतलब रैंक होता है, जैसे मनसब रैंक हो गया सैनिक का, मनसब एक प्रशासनिक पद या रैंक था जिसे मुगल साम्राज्य में अधिकारियों को दिया जाता था। तो एक रैंक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव का। गुरु गोविंद सिंह को मनसब दिया, लेकिन बाद में बंदा सिंह बहादुर से विद्रोह का सामना करना पड़ा। तो रिलीज किसको करता बहादुर शाह 1? छत्रपति साहू को, और गुरु गोविंद को मनसब देता है, यानी कि रैंक देता है, लेकिन बंदा बहादुर से उसको युद्ध करना पड़ता है। इसी के दौरान क्या होता है, मेवाड़ को इंडिपेंडेंस मिलता है, जो कि सिग्नल कर रहा था कि मुगल डिक्लाइन में जा रहा है। ठीक है, बहादुर शाह 1 को साहे बेखबर कहा जाता है, क्योंकि इसको गवर्नेंस आता ही नहीं था। साहे बेखबर, बेखबर रहता था ये। 1712 में बहादुर शाह का डेथ होता है। 1712 में इनका डेथ होता है। कब? 1712 में। किसके द्वारा? जहांदर शाह के द्वारा। जहांदर शाह के द्वारा नहीं, 1712 में इसका डेथ होता है, और जहांदर शाह इसके बाद क्या होता है, रूल में आता है। गद्दी में कौन आता है? जहांदर शाह। तो मुगल एम्पायर्स बाउंड्री अगर हम लोग देखें 1700 तक, तो ये दिल्ली तक था, आगरा तक था, गुजरात, बंगाल, हैदराबाद तक था। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखें, यानी कि ऐतिहासिक महत्व को, तो मुगल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जब मुगल कमजोर होती जा रही थी तो ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय शक्तियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया, यानी कि दरवाजा खोल दिया इंडिया में घुसने का, अपना पकड़ मजबूत करने का। क्षेत्रीय राज्यों का गठन भारत के राजनीतिक ढांचे को बदलने वाला था। ठीक है, पहला लेटर मुगल्स कौन हो गया मेरा? पहला लेटर मुगल्स हो गया बहादुर शाह 1। बहादुर शाह 1। ठीक है, इसका कार्यकाल कब तक था? 1707 में बना। डेथ कब हुआ? 1712 में हुआ। दूसरा बन क्या आता है? जहांदर शाह। जहांदर शाह जो है ये दूसरा है। जहांदर शाह आता है 1712 में, और रहता है 1 साल के लिए, मात्र 1 साल, 1713 तक। तो ये पावर में आया, केम टू पावर आफ्टर फाइटिंग हिज ब्रदर्स इन सक्सेशन बैटल्स। तो अपने भाइयों से लड़ा और ये पावर में आया 1712 में। इसको सपोर्ट किया जुल्फिकार खान। ये बताइएगा बहादुर शाह का वजीर कौन था? जुल्फिकार था। जुल्फिकार। तो बहादुर शाह मर गया, तो मगर जुल्फिकार खान तो अभी भी जिंदा है। तो जुल्फिकार खान क्या करता है, इसको सपोर्ट कर देता है, जिसके चलते क्या होता है, जुल्फिकार खान इसका भी वजीर होता है। बोलता है ठीक है, जुल्फिकार खान सपोर्ट करता है, जिसके कारण जहांदर शाह इसको वजीर बना देता है। वजीर मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, पॉलिसी कुछ चेंजेस होते हैं, गवर्नेंस होते हैं। तो जितना भी औरंगजेब अपना पॉलिसी चलाया था, जहांदर शाह इसको रिवर्स करने लगता है, और बिल्कुल क्या है कि लीनियंट अप्रोच रखता है। लीनियंट का मतलब क्या होता है ना, उदार दृष्टिकोण अपनाता है। राजपूतों और मराठों के साथ मित्रता पूर्ण संबंध बनाए, तो राजपूत और मराठा के साथ दोस्ती वाला रिलेशनशिप निभाया। उसके बाद क्या होता है, जय सिंह अंबर को मिर्जा राज सवाई की उपाधि दी। तो जय सिंह को मिर्जा राज सवाई की उपाधि किसने दी? आंसर होगा जहांदर शाह। जहांदर शाह ने जय सिंह को मिर्जा राज सवाई की उपाधि दी, और महाराजा का टाइटल
अजीत सिंह को दिया, जो कि अजीत सिंह कहाँ का है, मारवाड़ का। अजीत सिंह को महाराजा का टाइटल दिया। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स किया। रेगुलेटिंग जागीर्स, जागीर्स मतलब लैंड ग्रांट्स, एंड मनसबदार्स मतलब मिलिट्री ऑफिशियल्स। यहाँ देखेंगे मनसबदारों यानी सैन्य अधिकारी। देखिए मनसब मतलब रैंक होता है, मनसब जो है ना, मनसब, मनसब मतलब रैंक, मगर मनसबदार, मनसबदार क्या हुआ, ये हो गया सेना, सैन्य अधिकारी। ठीक है, ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं रैंक वैंक वाला। उसके बाद आता है इजारा, जिसका मतलब होता है राजस्व व खेती प्रणाली लागू किया, जिससे कर संग्रह को प्रभावी बनाया जा सके। ठीक है, इजारा, IJARA। इजारा सिस्टम चालू करने वाला कौन होगा, इजारा। तो अगर बात करें इजारा का, तो इजारा सिस्टम चालू करने वाला कौन होगा, जहांदर शाह। उसके बाद इसका कॉन्फ्लिक्ट होता है और डाउनफॉल हो जाता है। जहांदर शाह को लड़ना पड़ा किससे, बंदा बहादुर से, जो कि सिख लीडर था, मुगल को हमेशा अपोज कर रहा था। पर्सनल कंट्रोवर्सीज होती है, इंक्लूडिंग हिज अफेयर्स विद कुंवर लाल। अब देखिए जहांदर साहब बदनाम क्योंकि इसका अफेयर था लाल कुंवर से। क्या था, लाल कुंवर से। लाल कुंवर से किसका अफेयर था, तो जहांदर शाह का था। तो इसके वजह से ये बदनाम था, जिसके चलते इसका जो इन्फ्लुएंस होता है राजा वाला, वो कमजोर पड़ जाता है। सब इसको राजा के रूप में मानने को रेडी नहीं था। अब इसका एक भाई था, नेफ्यू, उसको क्या होता है, गद्दी मिल जाता है। फर्रुखसियर इसको मारता है, जहांदर शाह को, और खुद गद्दी में बैठ जाता है। इसी दौरान क्या हो रहा था ना, ग्रोथ ऑफ मराठा एम्पायर हो रहा था। तो जब जहांदर शाह रूल कर रहा था, तब यहाँ पे बालाजी विश्वनाथ और छत्रपति साहू भी रूल कर रहा था, और मराठा का ग्रो हो रहा था। तो कंटेम्प्रेरी रिलेशनशिप अगर हम लोग देखें, तो जहांदर शाह के टाइम में कौन था, तो बालाजी विश्वनाथ था और छत्रपति साहू था। ठीक है, सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले 1707 के बाद कौन आता, बहादुर शाह आता है। दूसरा में कौन आया, जहांदर शाह आया। जहांदर शाह के बाद कौन आएगा, फर्रुखसियर आएगा, फर्रुखसियर आएगा। ठीक है, फारूक आएगा, फर्रुखसियर। फर्रुखसियर का कार्यकाल होता है 1713 से 1719। तो अगर बहादुर शाह वन का कार्यकाल कब से कब तक है, 1707 से लेकर 1712। जहांदर शाह 1 साल के लिए रहा, 1712 से लेकर 1713। फर्रुखसियर आता है 1713 से लेकर 1719 तक। ठीक है, अब क्या होता, थ्रोन में बैठेगा फर्रुखसियर, थ्रोन में बैठाना होगा। तो फर्रुखसियर केम टू पावर, पावर में आता विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स। अब फर्रुखसियर को लाने वाला कौन था, अभी तक कौन हेल्प कर रहा था, ये दोनों तक कौन हेल्प कर रहा था, जिसका नाम था जुल्फिकार। ठीक है, जुल्फिकार हेल्प कर रहा था। मगर यहाँ पे फर्रुखसियर को कौन हेल्प करता है, तो सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स दो भाई हैं, जिसका नाम एक अब्दुल्ला खान, दूसरा का नाम है हुसैन अली खान। तो यहाँ पे एक अब्दुल्ला खान है, दूसरा हुसैन अली खान है, दोनों ब्रदर्स है, सैयद ब्रदर्स है, जिसको किंग मेकर्स भी कहा जाता है। ये सैयद ब्रदर्स को किंग मेकर्स कहा जाता है। ये सब PYQ है। तो अगर पूछा जाए किंग मेकर्स कौन है, तो सैयद ब्रदर्स इज अ किंग मेकर। ये लोग राजा बनाता था। की पॉलिटिकल डिसीजंस अगर हम लोग देखें, तो रिकॉन्साइल्ड विद राजपूत, मराठा और जाट के साथ क्या किया, पुनः से रिलेशन बनाया, अपना रिलेशन को स्टेबलाइज किया, मतलब कि स्थिरता लाया, लड़ाई झगड़ा खत्म किया। 1719 में एक ट्रीटी साइन करता है, किसके साथ, पेशवा बालाजी विश्वनाथ। अभी हम लोग लास्ट स्लाइड में देखे कि 1712 से जो 1700 ये वाला टाइम है, टाइम पीरियड, इसमें कौन ग्रो कर रहा था, 1712 से 13 वाला, तो बालाजी विश्वनाथ और छत्रपति साहू मराठा के लिए। तो बालाजी विश्वनाथ पेशवा है, जिसके साथ ट्रीटी साइन करता है कौन, 1719 में फर्रुखसियर, और 1719 में ही इसका डेथ हो जाता है फर्रुखसियर का।
अब ये मराठा को क्या करता है, ऑटोनॉमी ग्रांट कर देता है कि जाओ अब तुम खुद राज करो। एबोलिस्ट जजिया एंड पिलग्रिम टैक्स, एक जजिया नाम का टैक्स है, एक पिलग्रिम टैक्स है, ठीक है। इसको क्या करता है, रिमूव करता है, एबॉलिश करता है, खत्म करता है। तो जजिया कौन हटा रहा है यहाँ पे, फर्रुखसियर हटा रहा है। पिलग्रिम टैक्स कौन हटा रहा है, फर्रुखसियर हटा रहा है। ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, अब देखिए बंदा बहादुर को क्या गया, ऑर्डर दिया गया कि बंदा बहादुर को फांसी दे दिया जाए, एग्जीक्यूट करे, उसको मारो। जजिया और तीर्थकर को समाप्त किया, कौन किया, फर्रुखसियर किया, जिससे जनता को राहत मिली। बंदा बहादुर जो कि सिख नेता थे, उसको मृत्यु दंड दिया गया, जिसने सिख संघर्ष को प्रभावित किया था। अंग्रेजों का साथ अगर संबंध इसका देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया इन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान जारी करता है जिससे उनके व्यापार को बढ़ावा मिलता है। ब्रिटिश को भारत में अधिक व्यापारिक विशेष अधिकार दिए गए। तो ये कौन दिया विशेष अधिकार ब्रिटिश को, अभी तक तो ब्रिटिश कमजोर था, फर्रुखसियर दिया। अब फर्रुखसियर का हम लोग पतन देखेंगे और हत्या देखेंगे। तो सैयद भाइयों से विवाद बढ़ने के कारण शासन कमजोर पड़ जाता है। 1719 में सैयद भाइयों ने फर्रुखसियर की हत्या कर दी, जिससे उसका शासन समाप्त हुआ, ठीक है। तो फर्रुखसियर जो है, फर्रुखसियर, इसको मारने वाला कौन है, तो फर्रुखसियर को मारने वाला है सैयद ब्रदर्स। बनाया भी यही था, मारा भी यही है। इसके कंटेम्प्ररी साथ ही साथ यूरोपियंस का में क्या हो रहा था, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश, डच और फ्रेंच। जो इंडिया में आए हुए थे ब्रिटिश, डच और फ्रेंच, ये क्या कर रहा था, एक्सपैंड कर रहा था, फैल रहा था, मजबूत हो रहा था इसी दौरान, फर्रुखसियर के टाइम में। अब होता क्या है देखेंगे हम लोग, फर्रुखसियर को स्टार्टिंग वाला टाइम अगर हम लोग देखेंगे तो अंग्रेजों को फर्रुखसियर से मदद कैसे मिली। तो ब्रिटिश असिस्ट किया फर्रुखसियर को 1715 में। फर्रुखसियर बीमार पड़ जाता है तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए होता है, जो कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स उसकी मदद करता है। एक जॉन शेरमन है जो कि गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम है, फोर्ट विलियम का गवर्नर है। और एक डॉक्टर विलियम हैमिल्टन है, याद रखना, डॉक्टर विलियम हैमिल्टन, जो कि फर्रुखसियर का इलाज किया था। तो मेडिकल केयर देता है किसको, फर्रुखसियर को, जिससे फर्रुखसियर खुश हो जाता है और एक फरमान ग्रांट करता है, फरमान जारी करता है 1707 में। फर्रुखसियर मर कब रहा है, 1719 में, मगर 2 साल पहले 1717 में क्या कर रहा है कि फरमान ग्रांट कर रहा है। तो इशूड ट्रेड प्रिविलेजेस टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या बोलता है कि जाओ आप ट्रेड करो। अलाउड, परमिट दिया, इसको एक दस्तक दिया जिसको परमिट कहते हैं, कि अब पूरा तुम क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, कोई भी कर देना नहीं पड़ेगा। दूसरा, कॉइन मिंटिंग दिया। थर्ड, फोर्ट कंस्ट्रक्शन, कि आप कॉइन बना सकते हो, फोर्ट बना सकते हो, सारा अथॉरिटी दे दिया। अब ये फरमान क्या बना ना, बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो ये बंगाल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, बंगाल के जो नवाब है, उसको पसंद नहीं आया, जिसके कारण बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब फरमान ग्रांट हुआ 1717 में, उस समय बंगाल का रूलर कौन था, नवाब मुर्शिद कुली खान था। मगर मुर्शिद कुली खान को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन है लेटर वाला, मुर्शिद कुली खान के बाद जो मीर जाफर आता, लास्ट में मीर जाफर, तो मीर जाफर को इस फरमान से दिक्कत होता है। दिक्कत किसको होता है, मुर्शिद कुली खान को। तो मुर्शिद कुली खान क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट कर देता है, विद्रोह कर देता है कि हम नहीं मानेंगे मुगल को। मुगल जो फरमान ग्रांट किया था, तो मुर्शिद कुली खान को पसंद नहीं आता है कि आप किए हो तो हमको पसंद नहीं है, क्योंकि पूरा लॉस हो रहा था बंगाल को, सारा का सारा ट्रेड क्या हो रहा था, अंग्रेज करके चला जा रहा था, बंगाल के हाथ में कुछ बच ही नहीं रहा था। उसके बाद राइज ऑफ नवाब्स होता है, पॉलिटिकल शिफ्ट होता है। सूबेदार, ये सब याद रखना, सूबेदार का मतलब होता है प्रोविंशियल गवर्नर होता है। स्टार्टेड बीइंग कॉल्ड, अब देखिए जो सूबेदार वहाँ का था, मान लीजिए बंगाल का सूबेदार है जिसको हम लोग गवर्नर बोलते हैं, वो इसके बाद क्या होता है कि खुद को बोलता है कि अब हम नवाब है, नवाब कहलाने लगता है। दिस लेड टू एन इनलार्ज्ड पोस्ट सिग्नलिंग डिसेंट्रलाइजेशन विद इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन।
अब इससे क्या होता है ना, जो पोस्ट होता है वो उसमें बढ़ोतरी हो जाता है पोस्ट में, और इससे क्या होता है कि मुगल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिसेंट्रलाइज होने लगता है। फर्रुखसियर का डाउनफॉल अगर हम लोग देखें तो 1719 में फर्रुखसियर को मारा जाता है। कौन मारता है? सैयद ब्रदर्स, जिसमें से अब्दुल्ला खान होता है और हुसैन अली खान। ये दोनों नाम तो याद रखना ही रखना। सैयद ब्रदर्स मतलब अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान 1719 में फर्रुखसियर को मारता है। ठीक है, समझ आया? जी तो आज का सर। क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। कल से हम लोग क्या करेंगे, रफ़ीउज़ दर्जात आगे वाला देखेंगे। थोड़ी देर में हम लोग ज्योग्राफी को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, 5 मिनट में। ज्योग्राफी पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? जी सर। एनर्जी है पढ़ने के लिए?